नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर जमकर के भड़की हैं ममता बनर्जी। कहा नुकसान 1 लाख करोड़ का, मिले 1000 करोड़। तो वहीं कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों और नर्सों के संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को बताया देश के साथ एक क्रूर मजाक। तो वहीं अगली बड़ी खबरें में आप लोगों को बताएंगे मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए कांग्रेस की घेराबंदी शुरू। प्रशांत किशोर को कमान के साथ दिग्गजों को मैदान में उतारने की है बड़ी तैयारी। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब दे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। 22 विपक्षी दलों की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा लॉकडाउन से निकलने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के पास कोई भी रणनीति नहीं है। 20 लाख करोड़ पैकेज को मजाक यहां पर बताया है सोनिया गांधी ने। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक हुई है। बैठक की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर के असमंजस में है और ना ही उसने इससे निकलने की कोई भी रणनीति अभी तक तैयार की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ रुपए का विशाल पैकेज देश के लिए एक क्रूर मजाक बन गया है। इस बैठक में चर्चा की शुरुआत से पहले नेताओं ने अम्फान चक्रवात के कारण मारे गए लोगों की याद में कुछ पल के लिए मौन रखा। बैठक में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवसेना प्रमुख एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के नेता शरद पवार, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत 22 राजनीतिक दलों के बड़े नेता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती इस बैठक से यहां पर दूर रही हैं। सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए कहा है कि संकट के इस समय में भी भारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक ही सीमित हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर जमकर के भड़की ममता बनर्जी। कहा नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए का, मिले सिर्फ 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विफर पड़ी हैं। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी है। यह पैसा कब मिलेगा या यह अग्रिम धनराशि है। अम्फान तूफान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 56,000 करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। ये यहाँ पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और यहाँ पर जमकर के भड़की हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। क्या कुछ है पूरा मामला, बताते चलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। एक विशेष समुदाय के लिए सीएम योगी को खतरा बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है और यहां पर इस पूरे मामले की लगातार तफ्तीश जारी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें।
कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों और नर्सों के संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर फूटा है गुस्सा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना संकट के बीच फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सों ने केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब क्वारंटीन रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस नई गाइडलाइन के खिलाफ डॉक्टरों और नर्सों में काफी गुस्सा है और दिल्ली में डॉक्टर्स फेडरेशन और नर्सेस एसोसिएशन के सदस्यों ने गाइडलाइन के खिलाफ यहां पर अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि यह विरोध अभी प्रतीकात्मक स्तर पर ही है और डॉक्टर्स और नर्सेस ने रूटीन दिनों की तरह ही अपना काम किया। केंद्र सरकार ने बीती 15 मई को यह गाइडलाइंस जारी की थी। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में यह नियम लागू भी कर दिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने शुरू की घेराबंदी। प्रशांत किशोर को कमान के साथ दिग्गजों को मैदान में उतारने की है बड़ी तैयारी। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी की घेरेबंदी करना शुरू कर दिया है। चुनावों की रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को पार्टी ने जोड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से अधिकांश चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में है, जो सिंधिया का गढ़ है। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से ही ये सीटें खाली हुई हैं और अब उनका बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस पार्टी इन नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी उपचुनावों के लिए अपना वॉर रूम भी भोपाल के बजाय ग्वालियर में बनाने जा रही है। तो वहीं दोस्तों पीके बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति। उपचुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंपी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे पीके ही रणनीतिकार थे। बिहार में नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत के लिए भी उन्होंने ही रणनीति तैयार की थी। कांग्रेस उपचुनावों में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, बिल्कुल भी। प्रशांत किशोर को इसलिए पार्टी ने फिर से अपने साथ यहां पर जोड़ा है। तो वहीं दिग्गजों को मैदान में उतारने की है तैयारी। कांग्रेस उपचुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए एक और तुरुप का पत्ता चलने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सिंधिया समर्थक नेताओं का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नेताओं से बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों को लेकर के सामने निकल के आई है। आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज के साथ साथ कैश की भी है जरूरत, ये यहां पर कहना है रघुराम राजन का। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज और दाल दिया है, लेकिन दूध, सब्जी, तेल और घर का किराया देने के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बहुत ही गंभीर चुनौती है, जिसे किसी भी रिसोर्स से पूरा नहीं किया जा सकता है। रघुराम राजन ने आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना से पहले सुस्ती छाई हुई थी। विकास दर लगातार गिरती जा रही थी और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कमी को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसमें इकोनॉमी में रिकवरी को लेकर बड़ी घोषणाएं नहीं हैं और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की जरूरतों और समस्याओं को भी सही तरीके से डील नहीं किया गया है। उन्हें मुफ्त में अनाज के साथ साथ पैसे की भी यहाँ पर जरूरत है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ये यहाँ पर कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है यहां पर निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भाजपा के महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन पर बरसी है शिवसेना, कहा ओछी राजनीति छोड़े, उद्धव सरकार में सुरक्षित है प्रदेश।
शिवसेना ने महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा के उद्धव सरकार को कोरोना संकट से निपटने में असफल बताने पर उसकी कड़ी आलोचना की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि उद्धव के नेतृत्व में चल रही सरकार में महाराष्ट्र सुरक्षित है और भाजपा को इस समय ऐसी हल्की राजनीति से बाज आना चाहिए। लेख में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के महामारी से निपटने के तरीके की तुलना केरल मॉडल से करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को भी जमकर के भला बुरा यहां पर कहा गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आगे कहा है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हल्की राजनीति है। इसे जनता देख रही है और ये प्रदर्शन पार्टी पर ही उल्टा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल के महाराष्ट्र में केरल मॉडल की तरह काम होने की बात की आलोचना करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है शिवसेना ने बीजेपी पर और लगाया है ओछी राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोरोना को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, ये कहना है एनसीपी के नेता और मुखिया शरद पवार का। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कोरोना वायरस बहुत जल्द पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा और इसे जीवन के एक हिस्से के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सूचना विभाग से कोविड-19 से लड़ने के बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी यहां पर आग्रह किया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कोविड-19 की चुनौतियों और राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने सरकार को राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।